नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से शुरू करते हैं कि ओवरऑल आप एक लोगों को आइडिया दो कि इंडियन इकोनॉमी के साथ हो क्या रहा है। कौन लोग हैं पूरी दुनिया में जो शायद नहीं चाहते कि इंडियन इकोनॉमी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है उस स्पीड पे ग्रो हो। देखिए, एक पर्सन नहीं है, कई सारे लोग हैं, पूरा नेक्सस है। हमारी कंट्री के भी बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। कई बार तो क्या होता है कि एक गवर्नमेंट अगर पावर में है तो दूसरी गवर्नमेंट उसको गिराने के लिए उनके साथ में मिल जाती है। तो अब इसमें कुछ लोगों के अगर मैं नाम लूँगा, वो बहुत अपने को पावरफुल समझने लग गए क्योंकि उन्होंने वाक़ई में कुछ कंट्रीज़ की सरकारों को गिराया है। जिनमें से एक है पर्सन, उसका नाम है जॉर्ज सोरोस। अब जॉर्ज सोरोस आप जानते होंगे कि नॉर्वे की सरकार गिरा चुके हैं। पहले वो अपनी उन्होंने अपनी पूरी की पूरी छवि ऐसी रखी कि डेमोक्रेट हैं, बहुत अच्छे से स्कॉलरशिप दी, पता नहीं क्या-क्या किया। उसके बाद में फिर अपना असली रंग दिखाया और वहाँ की सरकार गिरवाई। उसके बाद में उन्होंने सेम चीज़ यूके लंदन में करी। वहाँ पर भी उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की करेंसी के खिलाफ जीबीपी को शॉट मारा और वहाँ पे लमसम 1 डेढ़ मिलियन जो उन्होंने कमाया। देखिए, हुँ। कमाया जो वो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट वहाँ पे जो सरकार बदल गई इस मूव की वजह से, और ये स्पेक्युलेटिव मूव है या कह लीजिए आपकी एक मैनिपुलेटिव मूव है जिसकी वजह से आप पूरी कंट्री के अंदर जो चीज़ें, आपको इस बात से मतलब ही नहीं कि वहाँ के लोग कैसे सफ़र करेंगे। आप क्या कर रहे हो, आप अपने पर्सनल गेन की वजह से पूरी कंट्री को तबाह करने के लिए लगे हो। और आपने 2 जगहों पे देख लिया, इवन बीच में एशियन क्राइसिस आई थी 97 के आसपास। थाईलैंड की करेंसी, जापान की करेंसी को मैनिपुलेट किया। तो ये अगर ये जो इन्होंने करेंसी को मैनिपुलेट करना और देखा कि इन्होंने बड़े आसानी से सरकारों को गिराया या परेशानियाँ लाई इतनी बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज़ में, तो इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग गया कि ये भारत में भी ऐसा कर देंगे। शायद कर लें या करने की सिचुएशन में पहुँच जाएँ, हुँ। क्योंकि उसका रीज़न है, अगर आप अवेयर नहीं रहोगे एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ ट्रेडर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट केवल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का नहीं है, एज़ अ सिटीज़न पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, पूरे एक एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम का है कि आपको ये समझना पड़ेगा। ओपन हाउसिंग सोसाइटी या ओपन हाउस सोसाइटी, क्या नाम है ओपन अपना? सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो भी जॉर्ज सोरोस रन करते हैं, वो जो भी एक संस्था है देखेगा ऐसा आपको कि अरे यार, ये तो दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रही है, बट उसकी आड़ में एक्चुअल में जितना भी यहाँ पे गवर्नमेंट में कोई भी अच्छा इनिशिएटिव होता है, कोई भी नया पॉलिसी आता है, तो वहाँ पे उनके सलिल शेट्टी आई थिंक हैं, उसके चेयरमैन, वो आप देखो उतर आते हैं रोड पर, और किसके साथ उतरते हैं वो आप सब देखो, जाके सर्च हुँ। करो, जाके आपको पता चलेगा। तो अल्टीमेटली जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और हमारे कंट्री का ही देखिए, आप बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ को देखो, वहाँ पे ऑपोज़िशन जो होता है वो भी मिलके चलता है। राइट। मेन पार्टी के साथ में, कि सत्ता किसी की भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कंट्री को जिताना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब ये यहाँ पे इसलिए नहीं होता कि रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से, इटली से आए हैं या कैसे आए हैं मुझे नहीं पता। बट अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होता है, देखो एक बात आप समझो कि बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू ने भी कहीं और के कोई राजा थे, जो उनका जो एक्चुअल में जो मेन वाला सन था उसी को राजा बनवाया था, और जो उनका दूसरा वाला फॉरेन वाइफ से बॉर्न सन था उसको राजा नहीं बनवाया था। हुँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये चीज़, सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, जहाँ पे आपका सपोर्ट करने वाला जो पर्सन है, मतलब अंदर जो सपोर्ट करने वाला ही पर्सन है, वो दूसरे पर्सन से जब मिल जाता है, तो ये बड़ी घातक सिचुएशन। अब एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। वॉर जो बातें हो रही हैं आज, हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। वॉर केवल ऐसे एक तरीके से मिसाइल से या इस आर्मामेंट से केवल नहीं लड़ा जाना है, ये स्पेस में भी लड़ा जाना है। और एक बहुत ऐसी बड़ी चीज़ जो मिस कर गए सब लोग, वो हम शायद जानते नहीं हैं और अवेयर नहीं हैं, वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। हुँ। आप किसी भी कंट्री की कमर तोड़ सकते हो उसकी फाइनेंशियल मार्केट को गिरा करके। अब इंडिया एक ऐसा कंट्री रहा है जिसने हमेशा पीस के बेसिस पे राइट। काम किया है, किसी को चोट नहीं पहुंचाने की कोशिश करी है। अगर हमास पे इसराइल ने युद्ध किया, मारा, वहाँ पे कुछ भी जो भी किया, वहाँ पे राहत सामग्री पहुंचाई। जहाँ पे भी जो भी हुआ, इररिस्पेक्टिव, ये रशिया या यूक्रेन लड़ रहे हैं तो यूक्रेन को भी मदद पहुंचाई, जो भी प्रॉब्लम हो रही, हताहत हो रहे हैं लोग। तो इंडिया की हमेशा से छवि ऐसी रही है, जिस चीज़ को इंडिया ने बैन किया कि किसी को नहीं देंगे, वो चीज़ें तक पहुंचाई इंडिया ने हुँ। कि भाई हमें इनकी मदद करनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी कंट्री जो सबकी मदद करती है, और उस कंट्री को, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहती, किसी को दबाना नहीं चाहती, उसको मारने पे लगे हुए हैं लोग। अब आप एक बात समझो, आप मान लो कि आप एक
इस खुन्नस में आ जाओ कि जैसे जॉर्ज सोरस है, किस कंट्री को बिलोंग करता है? हंगरी को बिलोंग करता है। अब हंगरी में अगर आप जाओ, हंगरी को आप गिराओगे क्या? हंगरी ने खुद ही उसको बैन किया हुआ है। दूसरी चीज़, अब क्या आप अब किससे दुश्मनी निकालोगे यार जा करके? इंडिया के तो दुश्मन ऐसे-ऐसे निकल के आते हैं। अब सोरस अगर अपने आप को अगर हम देखें कि वो ज्यू हैं, लेकिन इज़राइल से नफ़रत करते हैं। तो हम क्या करें यार? हम मतलब एक इस सिचुएशन को अगर आप देखो, तो हमें मारने वाला या गिराने वाला उसका एम है एक, और आपकी ऑपोजिशन की पार्टी उसके साथ मिल करके बहुत कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, जिसका कि देखिए, आप किसी भी पॉलिटिकल मत को हो सकता है सपोर्ट वाले हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि वो सिचुएशन हमारे एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, मैं ट्रेडर को तो किनारे कर दूं, मैं एज ए इन्वेस्टर की बात करूं, मैं जॉब की बात कर रहा हूं। अगर एक कंपनी का स्टॉक गिरेगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी या बर्बाद होगी, ये सब जानते हैं आप लोग। नीचे कमेंट करो क्या होगा। अगर स्टॉक नीचे जाएगा, उस कंपनी के पास भले प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन अगर उस कंट्री का मार्केट नीचे जा रहा है, उसका स्टॉक नीचे जा रहा है, दूसरी कंपनी का स्टॉक नीचे जा रहा है, तो अल्टीमेटली रिपेल इफेक्ट से क्या होगा? जॉब्स का प्रॉब्लम आने वाला है। जॉब अगर नहीं होगा, ले ऑफ होगा, तो आप सोचो उसका नुकसान किसको होगा? करेक्ट। वो तो आपको 500-500 का नोट पकड़ा करके कोशिश करेगा कि आपको रैली में ले आए, करेगा। और उसने अनाउंस भी किया था जब मोदी बने थे, पीएम बने थे 2014 में, तो उसने कहा था $1 बिलियन दे रहा हूं मोदी को हटाने के लिए। इवन जम्मू कश्मीर पे भी उसके आते रहते हैं बयान। तो मेरे को नहीं समझ में आता, बॉर्न बॉटअप आप यूरोप में हो, आप हो इजरायली या ज्यू हो, आपका इंडिया से क्या लेना देना है? आप क्यों इंडिया के पीछे पड़े हुए हो? कोई मतलब नहीं है। तो अब मे बी उन्होंने इतनी कंट्रीज को गिराया है, वहाँ की सरकारें बदली, तो उन्हें पता नहीं क्यों इतना लगने लग गया कि वो शायद यहाँ पे भी कुछ कर लेंगे। बट यहाँ की अच्छी बात क्या है कि हमारा ट्रेडर और इन्वेस्टर बहुत अवेयर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ जो शायद किसी ने नोटिस नहीं करी होगी, और वो हो रही है। सेबी की चीफ माधवी बुचे, अब उनको किसी तरीके से इनडायरेक्टली खींच लिया अदानी वाले उसमें, कि उन्होंने उसमें उस शेल कंपनी में पैसा लगाया और ऐसा कर दिया, उसमें जाकर के इन्वेस्ट कर दिया, तो अब खींच लो सेबी की चीफ को इसमें। क्यों खींच लो? क्यों? उनसे क्या दुश्मनी है उसकी? अब आप आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो सेबी की चीफ कितनी अच्छी चीजें कर रही हैं कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं देख रही है ना कि नुकसान हो रहा है लोगों का, तो उस चीज को कर्ब कर रही है। तो वो जो एक तरीके से देखिए, एक्सचेंजेस आपस में एक कंपटीशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीएसई और एनएसई आपस में ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के चक्कर में, टर्नओवर को बढ़ाने के चक्कर में, कोई ये कॉन्ट्रैक्ट ले आ रहा है, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट ले आ रहा है, और आपस में किसका ज़्यादा टर्नओवर हो जाए, इस चीज़ में पड़े हुए हैं। तो अभी ये जो सिचुएशन हो रही है, इन दोनों के आपस में लड़ाई झगड़े के चक्कर में, या कह लो आपस में जो एक ट्रेड वॉर चल रहा है बीएसई और एनएसई के बीच में, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? रिटेल ट्रेडर का। पहले रिटेल ट्रेडर आज से कुछ सालों पहले, 7-8 साल पहले, वीकली एक्सपायरी नहीं हुआ करती थी, निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी में नहीं हुआ करती थी। आ गई, ठीक है, चलो समझ में आया, चलो सब थर्सडे को हो जाता था, कोई बात नहीं। फिर फिन निफ्टी आ गया, उसकी एक्सपायरी ट्यूसडे या वेडनेसडे को होने लग गई। मैं तो करता नहीं, इसलिए मेरे को पता नहीं है कि वेडनेसडे को होती है कि ट्यूसडे को। फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फिर बैंक एक्स आ गया, सेंसेक्स का। तो इस तरीके से बार बार सब आपस में कंपटीशन। बीच में आप देखोगे अगर, तो एमसीएक्स ने भी 17 में कहीं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड वगैरह के ऑप्शंस लॉन्च किए। तो ये जो सिचुएशन है, ये क्या कर रही है? ये हमारे रिटेल ट्रेडर को ही मार रही है। अब एक चीज़ है, जैसे कि लमसम हमने एक डेटा देखा, ये लमसम 2 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान ऑप्शन ट्रेडर ने पिछले 3 साल में किया है। अब ये 2 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान जो उन्होंने किया है, 2 लाख करोड़ का तो मोदी जी ने पैकेज अनाउंस किया था कोरोना के टाइम पे। आप सोचो कितनी बड़ी त्रासदी थी, तब ये अनाउंसमेंट हुआ था, और 3 साल में हमारे रिटेल ट्रेडर ने ये नुकसान कर दिया। अगर यही नुकसान ना करता रिटेल ट्रेडर, मतलब एक फिगर है 20,000 करोड़ की लमसम ईएमआई जाती है, मतलब एसआईपी जाती है अपने ट्रेडर्स की, उससे तिगुना नुकसान लमसम ऑप्शन ट्रेडर ने किया है उसी ड्यूरेशन में, उतने उतने महीनों में। तो अब उस कंडीशन को अगर आप देखो, वही अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर देते, तो क्या आपकी मार्केट को कोई शैटर भी कर पाता, हिला भी पाता? अब मैं वापस आ जाता हूँ इसी बात पे कि जो मार्केट को गिराने की बात है, जो जिसकी वजह से जो वॉर के अलग अलग फ्रंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वॉर लड़ा जाना है। आप सोच रहे होगे कि अरे भैया हमारा सोल्जर लड़ लेगा, सोल्जर नहीं लड़ पाएगा। आपको पता नहीं है, आप खुद एक सोल्जर हो और आपको अभी अवेयर हो जाना है। कैसे अवेयर होना है मैं बता रहा हूँ। सोल्जर फ्रंट पे जाकर के पाकिस्तान से, चाइना से लड़ लेगा, एयरफोर्स एयर से स्ट्राइक कर देगी, मरीन नेवी नीचे पानी से जो करना है कर लेगी। आप अपने घर पे रह करके क्या अपने आप को बचाओगे? कैसे बचाओगे मेरे को बताओ? आपकी मार्केट को वो क्रैश करवा देंगे, आपके पास कुछ नहीं रह जाने वाला है अगर आप अभी अवेयर नहीं हो। एज अ रिटेल ट्रेडर आप ऑप्शन और फ्यूचर में अगर इस तरीके से पैसा बर्बाद करते रहोगे, तो आपके पास में जो अमाउंट बच करके आप जो एज अ इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो और अपनी मार्केट को बचा सकते हो, इसका रीजन भी देखिए,
जॉर्ज सोरोस जैसे जो लोग हैं उनका भी एक एजेंडा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं होता है, इसको मैं थोड़े से अलग वर्डों में बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में ऐसी सिचुएशन है। कॉन्ट्रैक्ट किलर को लाया जाएगा, क्यों लाया जाएगा कि भाई ये काम करना है, अब तू इसमें महारत हासिल करे हुआ है, तूने पहले इतने कत्ल किए हुए हैं तो आ जा तू, ठीक है। अब वो आ गया, उसने पहले किए हुए हैं, नॉर्वे और सबकी मार्केट को गिराया हुआ है, यूके में सरकार गिराई हुई है, एशियन करेंसी क्राइसिस लाया हुआ है, तो आ जा तू एक काम कर, मार्केट को गिरा यहाँ की, इंडिया की। क्यों गिरा उसका रीजन है, कई सारे फायदे हैं, उनका भी फायदा है, कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी फायदा है और इनका भी फायदा है। कैसे फायदा है, मतलब ऑपोजिशन का कैसे फायदा है कि भाई वो अगर मार्केट को गिरवाएगा तो यूरोप और वहाँ के जितने इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि भैया इंडिया की मार्केट में किस तरीके से चले जाएं, जो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी महंगी हो गई है मार्केट, तो उनको सही सस्ती वैल्यूएशन में मिल जाए। दूसरा, इधर वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि यार मार्केट गिरेगी तो हम सत्ता ही पलट देंगे, क्योंकि भाई अरे वो कैसे करते हैं कैलकुलेशन, देखिए कैसे करेंगे। मोदी जी जिस दिन इलेक्ट हुए हैं उस दिन से लेकर के मार्केट जिस दिन उनका दूसरा इलेक्शन, उस दिन से उसको माइनस करेंगे और दिखाएंगे देखो इतनी पॉइंट बढ़ी है, या ऐसे। जबकि एक्चुअल में मोदी का अनाउंसमेंट जब हुआ था ये पहले से पता चला, मॉर्गन स्टैनली ने पहले से 2013 में ही बता दिया कि मोदी की गवर्नमेंट आने वाली है। पहली बार भारत में हिंदू सरकार या ऐसा कुछ करके उसने लिखा था। उसके जो उसने बोल उसके पहले वहीं अगस्त 2013 से रैली आई और वो मई वगैरह में और बढ़ती चली गई। तो अब आप देखो तो मोदी की केवल बस आवाज़ से ही कि वो आने वाला, उसकी धनक से ही वो मार्केट इतनी बढ़ गई। तो अब उसको कैलकुलेशन जो है वो आप देखो कैसे ये करने की कोशिश करेंगे, और ये इन्होंने वाकई में किया, ये भी मैं बता दूं। जैसे मार्केट जब गिरी थी, अगर आप देखो इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, और ये चीज़ इनको पकड़ में आ गई कि यार ये चीज़ करी जा सकती है। इन्हें ये समझ में आ गया अच्छा हम इतना बड़ा मैनिपुलेशन करवा पाए। देखिए उसमें गलती कहीं ना कहीं बीजेपी में भी जो चीज़ें हैं जैसी बोली जाती रही हैं, 400 प्लस हम सीट्स लाएंगे, अब लोगों ने एग्जिट पोल ने भी वही बता दिया, तो उसमें लोगों को ऐसा फील आ गया कि अरे भाई ये तो हो जाएगा, और उसमें लोगों ने पैसे लगा, और एक्चुअल में वो पहले से ही भागी रही थी वो मार्केट को क्रैश कैसे करते फिर इस सिचुएशन में। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अमित शाह जी ने अपने को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए बोल दिया कि भाई मार्केट शूटअप करेगी, वाकई में शूटअप भी करी। एक हफ्ता पहले लमसम उन्होंने बोला था और वो करी भी, लेकिन उस दिन टॉप बना करके गिरी भी, और भयंकर गिरी। क्यों गिरी, क्योंकि वो जो नंबर काउंट हो रहा था वो दोपहर तक जितना हुआ था, जिस टाइम तक मार्केट ओपन होती उस टाइम पे उनको डाइसी हो रहा था लोगों को कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि 400 तो आ नहीं रहा था, और उन्हें ये पहले के एनालिसिस से पता नहीं था कि जितना आ रहा है उससे बन जाएगी सरकार, ये पता नहीं था। तो वो उस टाइम पे जो भी अफवाह थी उसके बेसिस पे बड़ा अच्छा मैनिपुलेशन करवाया गया। इसको थोड़ा और आप एक्सपैंड करिए कि जो लोग शायद ट्रेडिंग नहीं समझते उनके लिए, क्योंकि आपने कहा कि शूटअप हुआ और उसके बाद में गिरा भी, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि 400 सीट्स जो बोली थी वो शायद नहीं पहुंचेगा। तो इसका एक ट्रेडर के माइंड पे किस तरह से अफेक्ट होता है, और वो अपने जो भी उनके इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक्स है, वो बेचने क्यों लग जाता है जब उसे पता चलता है। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि उस दिन शूटअप किया, फोर्थ को एक टॉप बना करके गिरना चालू हो गया, तो ये इसका रीज़न मैं बताता हूँ। ट्रेडर या इन्वेस्टर को क्या पैटर्न, अच्छी बात है कि ट्रेडर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। उसने देखा 2014 में मोदी जी आए थे तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था मार्केट भागी थी, 19 में भी लमसम ऐसा ही कुछ हुआ पहले से, या थोड़ा सा जो भी है भागती हुई दिखी उनको। तो उस सिचुएशन को उन्होंने समझा कि हाँ भाई इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए, अब उस चीज़ को वो दांव लगा के बैठ गए। कई सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इधर उधर से उधार लेकर के, और मैं आपको बताऊं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी है, आप रियल एस्टेट में भी अगर पैसा लगा रहे हो तो उधार लेके मत लगाओ, वही आपको हमेशा मारती है, और आपको ये पता नहीं रहता। अब देखिए सेबी जो भी कर रहा है, या इवन हमको खुद अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि सेबी जो करेगा वो तो एक मतलब रेगुलेटरी इफेक्ट हो गया। आपका रेगुलेशन आपके अंदर माइंड में होना चाहिए कि भाई मैं उधार लेके काम नहीं करूंगा ये। अब वहां पे जो ट्रिगर है वो ये है कि आप 1 लाख की कैपिटल से अगर 2 लाख का खरीदोगे सामान, मतलब स्टॉक्स, तो वो अगर मार्केट में क्रैश आए तो आपको डबल का नुकसान होगा। और फिर बहुत सारे ट्रेडर्स जाकर के गलत काम कर लेते हैं, अपने को कुछ चोट पहुंचा लेते हैं इस वजह से कि भाई मार्केट क्रैश हो गई। अब आप इनडायरेक्टली देखो तो ये मास में बहुत बड़ा लोगों को नुकसान पहुंचाने का भी एक हथकंडा है। आप 2000 क्रैश में देखो, हम मुंबई में बैठे हुए, कितने लोगों का नुकसान होता है, ब्लड बात कहा जाता है मार्केट के। तो ये जो ब्लड बात है, ये एक तरीके से, अब इसको मैं और दूसरे तरीके से कनेक्ट करूंगा। देखिए भारत की एक ऐसी सभ्यता रही है जहां पे हमेशा सबकी बुरी नज़र रही है। मुगल्स आए, ठीक है, अब मुगल्स आए, हर कोई इब्राहिम लोधी जैसा नहीं होता देशभक्त। मुगल्स आए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आए और उन्होंने यहाँ पे शोषण किया, लूट करके ले गए। उसके बाद में अंग्रेज़ आए। अब मैं अगर एग्जांपल बताऊं, उस टाइम पे जो हम लोग लड़े थे और उसके बाद में हम जीत भी गए थे, अफगानिस्तान के आसपास जब लड़े थे, तो वहाँ के बाद में ब्रिटिशर्स आए एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, और बड़े प्यार से आए, बड़े आराम से चीज़ें करी, और फिर धीरे से हमारे ऊपर पैठ बना ली। फिर भी हम यही बोलेंगे, उनको ऐसा लगता है उन्होंने रूल किया, रूल करने दिया नहीं गया यहाँ पे।
थोड़े से हमारे देश में हमेशा से वैसे लोग रहे हैं जो उनके साथ जो भी बाहर की पार्टी आई है उसके साथ मिल जाते थे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और उसी वजह से पूरे देश को नुकसान हुआ। तो अब वहाँ पे जो सिचुएशंस आती थी उसमें भी आप देखो अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइंस बिछाई, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रॉट एंड फेमेन की बात जो होती है यहाँ पे आए, वो एक्चुअल में आए नहीं, लाए गए कैसे? यहाँ का किसान सारा पैसा जितना भी पैदावार है वो सारा एक्सपोर्ट हुआ जा रहा है ब्रिटेन में। यहाँ के कॉटन के जितने भी ब्रीड्स थी वो सारी आज यूके पैदा कर रहा है, यहाँ पे कोई पैदावार नहीं हो रही है उस चीज़ की। यहाँ पे जो कॉटन पैदा हो रहा है वो फर्जी पैदा हो रहा है। यहाँ पे हम सब जानते हैं वीट राइस ये सब ब्रिटिशर्स का लाया हुआ, पोटैटो टोमेटो सब उनका लाया हुआ। अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम्स क्या है कि हम अपनी कंट्री की जो चीज़ें हैं उनको संभाल के नहीं रख पाए। अभी हमको संभालने का टाइम आ गया क्योंकि हमें पता है यहाँ से हम फिर से बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हैं और पूरी दुनिया की नज़र हम पे है। अभी मैं चाइना के बारे में भी कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैं जॉर्ज सोरोस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कोई पर्सन मान लीजिए कि अगर टारगेट करके भी आया है आपको, लेकिन अगर आप शील्ड पहने हो, आर्मर पहने हो तो आपको कुछ नहीं कर सकता, तो आपको वो शील्ड पहन लेनी है। अगर आपने वो शील्ड नहीं पहनी तो फिर चांसेस है कि वो दिक्कत आएगी। और मेरा पॉइंट इस वीडियो से सीधा सा है आपकी पूरी जनता के माध्यम से कि ये शील्ड सबके सब पहन लें। और मुंबई की जनता इस चीज़ में बहुत अवेयर है, महाराष्ट्र की जनता बहुत अवेयर है क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल यहीं पे ही है। तो ये अगर यहाँ से चालू हो जाए तो पूरी अपनी भारत की जनता में फैल जाए तो ये नुकसान नहीं कर पाएंगे जो ये सोच रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज हमको मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा था चाइना की, अभी रिसेंट में हमने देखा है कि लमसम 24% चाइना की मार्केट रैली कर गई है कुछ ही दिनों के अंदर। अब ये जो 24% रैली कर गई है किस वजह से कर गई है? क्योंकि वहाँ पे एक रियल एस्टेट का क्राइसिस चल रहा था। वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है एवरग्रैंड, उसका एक नुकसान चल रहा था। बीच में कुछ चाइनीज़ बैंक बैंकरप्ट हुए हैं। उन सब सिचुएशंस के बेसिस पे चाइना ने क्या किया है, अपना एक स्टिमुलस पैकेज दे दिया जिसमें इंटरेस्ट रेट को घटा दिया है। और वो जो स्ट्रेटजी यूएस अपना रहा था 2008 के बाद में कि पैसा रिलीज करे पड़ा है, लिक्विडिटी बढ़ाए पड़ा है, चाइना वैसा नहीं कर रहा था। चाइना ने क्या किया, देखा कि यार ये तो बिना किसी अपनी बैलेंस शीट को बिना मजबूत किए कर रहे हैं, ना इनके पास गोल्ड है ना सही से कुछ भी रिसोर्सेज है। चाइना ने दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाया, उसने अपना बैलेंस शीट मजबूत कर लिया गोल्ड वगैरह बाय करके। अगर आप पीछे देखोगे रिसेंट में तो उसने खूब गोल्ड बाय किया। सेम चीज़ इंडिया ने भी की है। अब जब ये खूब गोल्ड बाय किया, उसकी बैलेंस शीट मजबूत हो गई, अब उसने फंड रिलीज मतलब ओपन मार्केट में पैसा डालना चालू किया, बॉन्ड वगैरह बाय करके पैसा आ रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट उनकी भाग रही है। अब देखिए यहाँ से कुछ एफआईआईज ने सेलिंग भी करी है, अच्छी खासी सेलिंग करी है, पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग करी है। वो पैसा ले जा रहे हैं कहाँ पे? चाइना में। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो पैटर्न मैंने देखा है चाइना में एक बड़ा स्पाइक 7 में आया, 14 में एक बड़ा स्पाइक आया, लेकिन उस 14 के स्पाइक ने 7 के स्पाइक को नहीं तोड़ा। 2021 में एक स्पाइक आया, उसने 14 के स्पाइक को नहीं तोड़ा। और अभी जो स्पाइक आ रहा है, अब चांसेस ये दिख रहे हैं कि शायद उसको तोड़े, हो सकता है 21 वाले को, हो सकता है 14 वाले को ना तोड़े। लेकिन इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो चार्ट का पैटर्न है वो क्या बता रहा है कि चाइना का जो नेचर है हमेशा से कि वो धोखा देता है। वो धोखा देने वाली सिचुएशन जो है वो चार्ट में दिख रही है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये करेक्टिव चार्ट राइज है। तो राइज जो चार्ट में करेक्टिव दिख रहा है, मतलब कि जो दिख रहा है कि बढ़ रहा है, वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करने वाला। अब वो जो सस्टेन नहीं करने वाला, मतलब हो सकता है यहाँ से रैली मार्केट डबल हो जाए उनकी जो भी है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करने वाला। मतलब सस्टेन नहीं करने वाला मतलब ऊपर जाएगा तो गिरेगा भी, मतलब अगर आप 7 में देखोगे ना तो ऐसा ऊपर जाकर के स्पाइक करके फिर नीचे वापस उसी जगह पे, फिर टाइम तक वेट किया, फिर उसने कुछ अपनी सिचुएशन बदली, अपनी पूरी दुनिया में इमेज बदली, 14 में फिर राइज हुआ, फिर वापस क्रैश, मतलब सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। राइट। तो ये हर बार हुआ है उसके साथ में। 2021 में तो ऐसे टाइप का गिरावट है, मतलब स्पाइक भी नहीं हुआ। मतलब जितना इन जनरल यहाँ दोनों जगहों पे 7 और 14 में स्पाइक हुआ है वो हुआ ही नहीं इधर। अब यहाँ पे जो चाइना की सिचुएशन को अगर आप देखो तो चाइना क्या कर रहा था, ब्रिक्स हमारा जो है 5 कंट्रीज का था, उसमें वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान को लाने की कोशिश कर रहा है। उसमें ऐसी टर्की और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज को लाने की कोशिश कर रहा है जो इंडिया सपोर्टिव नहीं है। अब उससे अच्छा पहले क्या बातें कर रहा था, पहले बातें ये हो रही थी अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज को ला रहा है। पहले बातें ये हो रही थी कि ब्रिक्स की एक करेंसी आएगी जो कि डॉलर को डिफीट करेगी, जो डॉलर क्योंकि अच्छा नहीं है, डॉलर बड़ा 70% हालांकि ट्रेड डॉलर में ही होता है। तो इंडिया उसके मंसूबों को जानता है। मैं कहूँगा मोदी जी आज के चाणक्य, उन्होंने पहले से तैयारी चालू कर दी, लेकिन अभी 10 साल और लगेंगे कि सारी कंट्रीज इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्ट करना चालू करें। तो अब ये चीज़ चाइना भी कर रहा है। और चाइना ने क्या किया, ब्रिक्स की करेंसी लाएंगे ऐसा एक वो बनाया, 1.5 साल से यही बातें चल रही थी। लेकिन अभी उसने मंशा पलट दी अपनी, वो अपनी चाइनीज़ युआन को ला रहा है,
एज अ मेजर करेंसी। तो उसकी वजह से किसको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला, देखिए अगर कोई भी कंट्री, अब जैसे यूएस ने क्या किया रशिया के साथ में, जितना उसका $500 बिलियन की कितना $600 बिलियन यूएसडी में था वो फ्रीज कर दिया। Correct. अब रशिया कुछ कर नहीं पा रहा, सस्ता तेल बेच रहा है तो वो भी यूरोप खरीद नहीं रहा है। वो तो इंडिया ने थोड़ा संभाल लिया सिचुएशन को कि इधर रॉ क्रूड ऑयल यहाँ पे लेके आया और उसको रिफाइन करके फिर उन्हीं को बेचा, यूरोप को और यूएस को बेचा, और वो उन्होंने खरीदा भी। तो मतलब एक बात आप समझो कि उसकी तो गला ही पकड़ लिया यूएस ने रशिया का। वो सिचुएशन आप सोचो कि अगर इंडिया पेट्रो युआन जो लाने की कोशिश कर रहा है चाइना, और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज उसको एक्सेप्ट भी कर रही कि हाँ भाई हमारा भला होगा इसमें, वो सिचुएशन इंडिया के लिए बड़ी काल वाली हो जाएगी अगर ऐसा हुआ। क्योंकि आप समझो कि आप जैसे यूएस ने किया रशिया के साथ, वैसा इंडिया के साथ हो सकता है कि इंडिया भी फिर जबरदस्ती उस रिजर्व को बनाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे ये दिक्कत आ सकती है। ये हो रहा है क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, तो रशिया ने डिमांड्स अभी ये रखी किसी को भी ऑयल बेचने के लिए कि चाइनीज़ करेंसी में आपको हमारे साथ में ट्रेड करना पड़ेगा। इंडिया ऑफ कोर्स रशिया के साथ में चाइनीज़ करेंसी में तो कभी ट्रेड नहीं करेगा, एंड एट द अदर किया है पर अब तो नहीं कर सकता क्योंकि अब हमारे रिलेशन से इतने खराब हो चुके हैं चाइना के साथ में कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। चाइना के साथ खराब होने के बाद में इधर रिसेंट में पिछले 1 साल में एक बार कोई पेमेंट ऐसी हुई है चाइनीज करेंसी में? हाँ। ओके, ये बताना जरा क्या था। ये मेरे को एग्जैक्टली पूरा नहीं केस याद है, बट 1 साल के अंदर का न्यूज़ है। वहाँ पे मैंने देखा था कि कुछ करेंसी के लिए रशिया पहले तो डिस्काउंट में दे रहा था इंडिया को ऑयल, और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि डिस्काउंट बंद कर दिया उन्होंने। कहा लगता है इंडिया को मतलब हमारा ही ऑयल मतलब बड़ा सस्ते में दे रहे हैं, हम बड़ा एहसान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब पेमेंट लेंगे तो में लेंगे। तो इंडिया ने अपनी शर्तें रखी हुई थी, अपने इंडियन आईएनआर में दे रहा था, बट बीच में कुछ ऐसी एक किश्त आई जिसमें कि, और वहां पे इंडिया को डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी हार का सामना झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप चाइना की करेंसी में अगर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री कर रही है ट्रेड, तो वहां पे बाकी सब भी सोचेंगे अच्छा लगता है चाइनीज जेन्युइन है। मतलब अगर आप बेईमान इंसान के साथ में उसके साथ में अगर खड़े भी हो गए ना, तो लोगों को क्या लगेगा, अरे यार वो तो चाइना तो बड़ा अच्छा है। तो वो सिचुएशन को इंडिया ने भांप लिया। एक बार पेमेंट कुछ हुई है, उसके बाद में पूरी सिचुएशन को मैंने उतना एनालाइज नहीं किया, लेकिन एक बार हुई है, और उस चीज़ को भांपने के बाद में, और इंडिया अपने अलग ही स्टाइल में चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया का रुपया जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे मतलब सॉरी चाहे ईरान हो जहाँ पे हम पेट्रोल ले रहे हैं, और किससे कैसे ले रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, यूएस के मना करने के बावजूद ले रहे हैं। तो अभी जो हम ये जो छोटा सा एक डिस्कशन कर रहे हैं ना इजराइल और ईरान के वॉर का, हमें पता नहीं है हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। ये जियो पॉलिटिक्स से बार बार बदलती रहती है। करेक्ट। तो अभी जैसे मालदीव में सत्ता परिवर्तन, या श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन, या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन, या पाकिस्तान का भी मैं बताऊंगा कि चाइना अपनी सरकार का पीएम बनाने में जुटा हुआ है, वो उधर यूएस अपना बनाने में जुटा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन बार बार बदल रही है ना, इस सिचुएशन को डील करने के लिए ऐसी डिप्लोमेसी की ज़रूरत है जहाँ पे कि मतलब कोई ना हमारा दोस्त है ना कोई दुश्मन है, और ऐसी सिचुएशन को लेकर के चल रहा है। तो अब चाइना की करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने अपने को बहुत, जैसे ईरान है, ईरान इंडियन रुपी में पेमेंट लेने के लिए तैयार है, अब हमारे लिए कितना बढ़िया है। लेकिन यूएस नहीं चाहता कि ईरान से आप पैसा, और इजराइल भी हमारा दोस्त है, तो दोस्त है वो, मतलब वो दोस्त कहने के लिए, अभी मैं बताता हूँ ये इनडायरेक्टली कहाँ से हिट कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई इजराइल हमारा दोस्त है, बट यार आप सोचो कि अगर इजराइल, देखिए वो उनके अपने रीजन हो सकते हैं कि वहाँ पे कोई हिजबुल्ला संगठन है जो उसके ऊपर वॉर कर रहा है या टनल बना रहा था, उन्होंने टाइमली उस पर अटैक कर दिया। लेकिन इंडिया के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है कि एक जगह से हमें कच्चा क्रूड ऑयल सस्ते में मिल रहा है, और वहाँ पे हमले वगैरह हो गए, और मान लो अगर उसके पेट्रोल के कुओं पे हमला कर दिया तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। आपको सबको पता है कि इजराइल एंड यूएस आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो अब वहां पे अगर ऐसा हुआ तो जो कोल, जैसे सद्दाम हुसैन वाले टाइम पे हुआ था, तेल के कुओं में आग लगा दी और पता नहीं क्या क्या हुआ, वो सिचुएशन अगर आई तो क्रूड ऑयल बढ़ेगा। और हम सबको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी में अभी भी क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा दखल है, बहुत ज्यादा। हमारा पेमेंट बैलेंस सब बिगड़ जाने वाला है, एक्सपोर्ट का बिल हमारा बढ़ जाने वाला है। वो सिचुएशन को कहीं ना अराइज कर दें तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम, जो अभी मार्केट का क्रैश या जो भी थोड़ी सी सिचुएशन करेक्शन वाली दिख रही है, उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है, ये जो टेंशन है। दूसरी टेंशन जो चाइना वाली है कि भैया किसी को चाइना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी भी बात बता देता हूँ। बीच में एक ऐसा केस आया था शायद 14 में या 7 में, वहाँ पे भी चाइना की मार्केट बढ़ी थी, 30% बढ़ी थी, मगर अपनी इंडिया की भी मार्केट बढ़ी थी, गिरी नहीं थी, 10% बढ़ी थी। बहुत सारे लोगों को चाइना अच्छा लग रहा था, उस टाइम पे किया उन्होंने। आज एक सिचुएशन जो पूरी दुनिया में कोरोना के बाद से हो चुकी है, किसी को
भरोसा चाइना पे सही से है नहीं। राइट। कुछ लोगों को जिनको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए वो चले गए चाइना में, ये बात सही है और जाना चाहिए। FII सारे के सारे एक नहीं है, उनमें अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं, कोई किसी कंट्री का कोई किसी कंट्री का, उसके अंदर भी अलग अलग सेगमेंट है। आप देखो हर एक कंट्री के अंदर एक लिबरल गवर्नमेंट है, एक दूसरी वाली डेमोक्रेट गवर्नमेंट है, तो सबका अपना अपना सोचना है। एक ही कंट्री के अंदर देशद्रोही भी है, एक ही कंट्री के अंदर देशभक्त भी है। Correct. तो वो सिचुएशन को देखते हुए कि हमें ये नहीं देखना अच्छा ठीक है FII जा रहा जाने दो, हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, हमारा रिटेल ट्रेडर अब खुद से मजबूत हो जाए, पैसा अपना बचा करके रखे। ये सिचुएशन में फिर से एक बार कनेक्ट करूंगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था जब पाकिस्तान से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो यूएस ने इंडिया को कुछ कॉर्न या वीट देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। उन्होंने कहा पार्कों में अपने घर के आपका जो भी पार्क है वहाँ पे उगाओ गेहूँ, हम एक टाइम कम खाएंगे, और वो सिचुएशन से कंट्रोल कर लिया। वहीं से शायद वो स्लोगन भी आया था ना, जय जवान जय किसान। जवान हमारा वहाँ लड़ रहा है, किसान हमारा यहाँ लड़ रहा है। पेट को तो बचाना ही है, पेट को तो पालना ही है, और भूखे पेट भजन होगा। आर्मी को तो सबसे ज्यादा जरूरत होगी अगर लड़ाई है तो। अब यहाँ पे एक सिचुएशन जो हमें एज अ सिटीजन समझनी है भारत के, कि आप गवर्नमेंट चाहे कोई भी है, आप इस देश के तो सिटीजन ही हो, ठीक है। अब हमारा ही कोई भाई वहां पे लड़ रहा है, हमारे ही घर का बंदा गया हुआ है, हमारा या तो पड़ोसी गया हुआ है, कोई ना कोई हमारा ही है। अब वो हमारे देश के अंदर नहीं आने देना चाहता किसी को, लेकिन आप ये भी तो समझो कि फाइनेंशियल मार्केट में कोई ऐसा पर्सन बैठ करके आने की कोशिश कर रहा है जो इस यहाँ से क्रैक मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो सिचुएशन को डील करने के लिए तो इंटरनल हम लोगों को मजबूत होना है, कि सोचना है कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशन है। मैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे लाइव बहुत सारी चीज़ें सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, ताकि नुकसान को किसी तरीके से बचाएं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा नुकसान लोगों का होता है। वहाँ पे भी ये बात हम लोग पकड़ रहे हैं कि भाई मतलब लो के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया 14 में राइज है चाइना में, 7 में राइज है, डिफरेंस 7 ईयर्स का लमसम है। ऐसे ही 2001 के आसपास राइज है, तो 7 ईयर्स का है। तो वो 7 ईयर्स के डिफरेंस को अगर हम देख रहे हैं तो ऐसे हमें पैटर्न्स बहुत सारे बॉटम के भी मिलते हैं, वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं बहुत सारी। मतलब वो फिर आप लोगों को मैं बोलूँगा कि आप लोग बड़े टाइम के पैटर्न्स को देखना चालू करो उससे, क्योंकि मैं इस जगह पे वो चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता, वो अपने आप में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपके फोकस में पूरी तरीके से अभी के अभी आ जाए, क्योंकि बाद में कहीं देर ना हो जाए। अब यहाँ पे जो चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इंडिया ने एक बहुत बड़ी मतलब चाणक्य नीति मैं कहूँगा, इंडिया कर रहा है कि मोदी जी कर रहे हैं कि कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में चाइना को फंसाया जा रहा है जो शायद कोई और गवर्नमेंट होती तो नहीं कर पाती। क्या है वो बताता हूँ। रशिया को यूएस ने तोड़ा था बहुत पहले, यूएसएसआर को जब तोड़ा था, क्या किया था, उसके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज को हथियार देने चालू कर दिए थे, और उन्हीं से ही वो उलझ के रह गया और टूट टाट गया। यही चीज़ इंडिया ने क्या किया, वियतनाम, फिलीपींस, इनको ब्रह्मोस मिसाइल देनी चालू करी। अभी ब्रह्मोस देखा यार, ये तो 40 करोड़ की होती है एक, तो उसका एक सब वेरिएंट निकाल दिया जो सस्ते में एक्स नाम है शायद उसका मिसाइल का, एक्स वर्जन एक्स या कुछ है, और वो सस्ती मिल रही है, वो उससे आधी कीमत में। तो क्योंकि अब 10 मिसाइलें भी अगर आप किसी के ऊपर फायर कर रहे हो तो 400 करोड़ हो गए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो 20 करोड़ की वेरिएंट बनाई जा रही है, और वो सस्ती है और उतनी ही घातक है, और वो इनको दी जा रही है जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज है, या ताइवान से लड़ाई झगड़ा चल रहा है चाइना का, तो वहां से इंडिया क्या कर रहा है, एक तरीके से चाइना को घेर रहा है। अब जब घेर रहा है तो वहां से क्या होने वाला है कि अभी इंडिया से अगर वो पंगा लेगा, हो सकता है यहाँ पे जो फ्रंट है हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन उधर से वहां पे वो भी, अभी टर्की का हमारा नहीं 36 का आंकड़ा है, अगर इंडिया का आप देखो हमेशा उल्टा बोलता है वो, आर्मेनिया को देना चालू कर दिया इंडिया ने, तो उधर से उसको भी घेरा हुआ है। तो ये इतनी बढ़िया डिप्लोमेसी, अब देखिए केवल ये यहीं पर ही नहीं रुक जाती, इवन अभी कोई कंट्री थी जहाँ पे इंडिया ने लमसम 107 मिलिट्री टैंक्स या कुछ मिलिट्री व्हीकल्स दिए हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो इतना बड़ा इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो अब देखिए वो मोरक्को को शायद दिया है। अब क्यों दिया है, कैसे दिया है, इससे देखिए फायदा क्या होने वाला है। मोरक्को अब डिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया के ऊपर मेंटेनेंस के लिए, या कोई ऑटो पार्ट्स या हर चीज़ के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट, तो अब वो इंडिया से पंगा ले नहीं सकता। तो मतलब एक तरीके से आपने हर वो पर्सन अपने साथ बांधना चालू कर दिया जो आपके शत्रुओं को घेर सकता है। इंडिया का इवन मैंने देखा जब मोदी जी नए आए थे तब मंगोलिया का दौरा किया, पहली बार बोला जा रहा था पता नहीं कितने सालों में हुआ है, तो वो अब मंगोलिया किधर है, इधर से चाइना हमसे अगर लड़ेगा तो उधर मंगोलिया से कुछ करा जा सकता है। अब मगर मंगोलिया का इतना बड़ा वैसा रोल नहीं है। तो ये सिचुएशंस जितनी जियो पॉलिटिक्स की है कि कोई दुश्मन नहीं कोई दोस्त नहीं है, सिचुएशन में ऐसा, अब वही मैं कह रहा हूँ मोदी जी चाणक्य हैं, ऐसी दिमाग की सिचुएशन लगा के रखी कि इसको भी बचा के रखना है, उसको भी फंसा के रखना है, सब कुछ करे पड़े। और इस चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हैं तो लगता है कि हाँ यार, मतलब वाकई में एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो कुछ ऐसा कर रहा है। या तो हमें एक ऐसा सीधा साधा प्राइम मिनिस्टर जैसा मिला होता, देखिए सीधे साधे वो भी नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री वो सीधे सीधे लड़ रहे थे, और उनको क्या किया, बुला करके ताशखंड में रशिया में मार दिया गया। अब वो आज की तारीख
में जब खुलती हैं, ताशकंद फाइल्स जैसी मूवीज बनती हैं, तो पता चलता है कि अरे यार ये हुआ था। राइट। आंखों में आंसू आते हैं, इतना गुस्सा आता है कि हमारे साथ ये हर तरीके से बदतमीजी, मतलब जिस पाकिस्तान को सीधे से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, उसने रशिया में जाके कांड कर दिया। तो ये जो सिस्टम सिचुएशंस है, अब देखिए हमारा पीएम इस वक्त जैसा है उससे अच्छा हो नहीं सकता। इतना टेढ़ा आदमी और इतना सीधा आदमी, मतलब आप सोचिए जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, जैसे रहते थे सिंपल तरीके से रहते थे, कोई उल्टे पुल्टे खर्चे नहीं। आज वही हमारे यहाँ पे मोदी जी भी है, कोई अपना पर्सनल कोई खर्चा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। वो यही बोलते हैं हमें हटाओगे, हम झोला लेकर के आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन आप देखिए, कोई ये ना सोचे कि भैया मोदी जी की तारीफ हो रही है, गुणगान हो रहा है। बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ यार, मैं एक सिटीजन हूँ इस कंट्री का, और मैं अगर कोई चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे देश में अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है और उसका बेनिफिट हम सबको हो रहा है, तो मैं बोलूँगा। और ये मैं इसलिए भी बोलूँगा क्योंकि ये सब देखो, मान लो कि मैं मोदी जी का बुरा बोलने लग जाऊँ, लेकिन मेरा जो फाइनेंशियल मार्केट है मेरे कंट्री का, उसको मेरे को बचाना भी है। कि भाई मेरे इन्वेस्टर्स जितने भी कंट्री के हों, उनको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे जो हमारे देश के हित की बात करेगा, हमको उसी को पकड़ना है। अगर मोदी जी हमारे देश के लिए अच्छे हैं, अब एक एग्जांपल और बताता हूँ, श्रीलंका में चाइना बे एक जगह है, वहाँ पे मोदी जी ने क्या किया है, वहाँ पे चाइना बे वाला एरिया जो है कब्जे में ले लिया है। अब वो चाइना बे में चाइना पहले क्या करने जा रहा था, पेट्रोलियम की रिफाइनरी लगाने जा रहा था, और जिसमें कि $4 बिलियन का लमसम खर्चा आ रहा था। अब जैसे ही मोदी जी को ये बे मिल गया है, चाइना बे, यहाँ पे एक्चुअल में बड़ी बड़ी शिप्स की ऑयल की रिफिलिंग होती है, ज़्यादातर शिप्स वहीं पे रुकती हैं। तो और वहाँ पे एक अपने इंडिया में चेन्नई, इधर विशाखापट्टनम या आंध्रा की तरफ से एक पाइपलाइन पड़ेगी, जिससे कि हमारा ऑलरेडी वहाँ पे रिफाइनरी है, तो सस्ते में ऑयल आ जाएगा। सस्ते में ऑयल आने से अब हम सस्ते में दे पाएंगे। चाइना अगर वहाँ पे नई रिफाइनरी जो बना रहा है, उसका खर्चा जो $4 बिलियन का है, वो खुद ही अपने आप में महंगा पड़ा जा रहा है। राइट। तो वो वहाँ पे नहीं बनाएगा, तो उससे एक बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इंडिया को मिल गया। एक मॉरिशस के पास में आइलैंड्स हैं, कुछ नाम मेरे को नहीं याद आ रहा, वहाँ पे भी इंडिया ने बहुत बड़ा गेम करा है। क्या करा है कि वहाँ पे यूके का लीज पे था, यूके ने वहाँ से कब्जा नहीं छोड़ा था, सब जगह पे आज़ादी वगैरह हो गई, अभी भी था। और इन्होंने क्या किया कि, और वहाँ पे यूएस का बेस था, अभी इंडिया ने क्या कर दिया है कि वो उसको उससे लीज से हटवा लिया है। अभी है यूएस का बेस, लेकिन इंडिया के कब्जे में वापस आ गया। तो अभी आपने देखा होगा अपना कौन सा था, मालदीव्स, वहाँ पे गवर्नमेंट बदली, कुछ उल्टा पुल्टा वो लोग बोले, मोदी जी ने बस लक्षद्वीप की बड़ाई करी, और वहाँ पे सब कुछ सारा टूरिज्म लक्षद्वीप की तरफ चला गया। तो वो पावर, अब देखिए कि उसका फायदा किसको हुआ, हमारे कंट्री के अंदर ही हमारा ही पैसा रोटेट किया, कहीं और बाहर नहीं गया। उसका एडवांटेज किसको मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सिटीजन को मिलेगा। देखो स्टॉक मार्केट जो बढ़ेगी वो एक अलग बात है, हमारे घर के अंदर जो पैसा आएगा और हमारा ही पैसा अंदर ही रोटेट करेगा, वो सबसे बढ़िया है ना भाई। एक एग्जांपल समझिए, आपके घर में 4 लोग अगर हैं और 2 के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और वो अगर ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि आपके घर में ही किसी चीज़ का योगदान दे दे, तो वो बाहर क्यों काम करेंगे, यहीं पे कर लें। तो ये सिचुएशन जो मोदी जी ने क्रिएट कर दी अपनी ही कंट्री के अंदर, नई अपॉर्चुनिटी, और ऐसा हमको सोचना पड़ेगा कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करें, ये हमारे देश का ही एम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर हमारे ही आदमी को मिल जाए। ओके तो बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है हमारे इकोनॉमी को तोड़ने की हर तरह से, मतलब चाहे फिर वो ट्रेडिशनल वॉर्स वाले मेथड्स हो या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमारी इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश हो, जिसमें मतलब मार्केट्स भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है। एंड जॉर्ज सोरोस का अगर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कोई अगर चेक करे, उनके जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, कुछ NGOs है, कुछ न्यूज़ चैनल्स है, तो क्लियरली दिख जाएगा कि कौन से न्यूज़ चैनल्स, कौन से NGOs ऐसी हरकतें करते हैं जो आई वुडेंट इवन से बीजेपी के अगेंस्ट जाती है, इंडिया के ही अगेंस्ट जाती है। तो बहुत क्लियरली वो एविडेंस मिल जाता है कि सोरोस और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्या कर रहा है।